नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सिंह। आप सभी का इनसे परिचय है, बार बार परिचय कराने की रवायत नहीं हमारी, फिर भी जो नए जुड़े लोग हैं उनके लिए बता दूं कि अमित सिंह जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान हैं और हमसे बड़े मित्रवत हैं, इसलिए कृपा भाव से कभी भी हमारे बुलाने पर चले आते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद व्यालोक जी, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। डे दिवाली बीती, छठ का माहौल बन गया। यूं तो लगभग अगर हम देखें तो दुर्गा पूजा से एक त्योहारी मौसम भारत में शुरू हो जाता है। हालांकि हमारे हिंदुओं में तो त्योहार वर्ष भर इतने हैं कि मनाने पर आए तो हर एक दिन ही हमारा कोई ना कोई त्योहार निकलेगा। इस बीच अमेरिकी चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम का टाइम, शायद एक हफ्ते में रिजल्ट भी आ जाएगा। ट्रंप बनेंगे या कमला हैरिस पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी अमेरिका की, ये देखना है। और दर्शकों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है, सबसे बड़ा तो खैर हम हैं और सबसे पुराने भी हम हैं, लेकिन वही है कि हमारी चीजों को जिस तरह बुहा दिया गया है, उस अमेरिका में आज तक कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। इनफैक्ट अमित जी बता सकते हैं कि महिलाओं को शायद वोटिंग राइट्स भी अमेरिका में बहुत बाद में मिले हैं। श्वेत अश्वेत का तो जो लफड़ा था सो था ही। और हमारे यहाँ देखिए, श्रीलंका में भंडार नायके हो गई, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी हो गई। मतलब जिस एशिया को ये लोग गाली देते हैं, वो एशिया कितना कुछ कर सकता है और कितना आगे, ये इनको सीखने की जरूरत है। बहरहाल आज का मसला है हिंदू हितों को बराक ओबामा से लेकर कमला हैरिस तक ने दबाया और मैं हिंदू हितों की रक्षा करूंगा, मैं अमेरिकी हिंदुओं के लिए काम करूंगा। और बाइडेन ने व कमला हैरिस ने हमेशा हिंदू हितों की अनदेखी की। अनकोट यह बयान है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का। यानी अब अमेरिकी चुनाव में भारत और हिंदू मुद्दा है। अमित जी, खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका का चुनाव एक ऐसे डिसाइसिव मोड़ पर आकर रुका है, क्योंकि आपने भी बोला जल्दी ही वहाँ के नतीजे राष्ट्रपति चुनाव के सबके सामने आने लगेंगे। और इस डिसाइसिव मौके पर जिस प्रकार से अमेरिका की राजनीति में हिंदू वोटों को लेकर जो बंदरबाट चल रही है, जिसमें ट्रंप ने लीड लेते हुए बोला कि हिंदू हितों का हनन नहीं होना चाहिए, और अगर हनन होगा तो ट्रंप हमेशा हिंदुओं के साथ खड़ा रहेगा, उनकी वकालत करेगा और उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। इस तरह के वक्तव्य ट्रंप ने सिर्फ ट्विटर के माध्यम से ही नहीं दिए, उसके पश्चात लगातार कई रैलियों में कई बार उन्होंने सुर से सुर मिलाते हुए हिंदू हितों की रक्षा की बात की। और बाइडेन सरकार के ऊपर उन्होंने ठीकरा फोड़ा और ये बोला कि जब जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए, चाहे अमेरिका में या कहीं पर भी, उन्होंने मुख्यतः बांग्लादेश का जिक्र करते हुए इस बात को बोला कि जब बांग्लादेश पर में सत्ता परिवर्तन हो रहा था या करवाया जा रहा था कुछ लोगों के इशारे पर, तो वहां पे जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए और अन्य अल्पसंख्यक ग्रुपों पर हुए, चाहे वो बुद्धिस्ट हों या जो थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी बांग्लादेश में हैं, उस पर बाइडेन और कमला हैरिस ने अपने होठ से लिए थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कंडेम तक नहीं किया, बल्कि उस समय कई सारे डेमोक्रेट्स ने, यहाँ तक कि रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भी चिट्ठी लिख के बाकायदा बाइडेन को बोला था कि आप इस पर कुछ कीजिए, कुछ कड़ा रुख अख्तियार कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बहुत प्रेशर होने के बाद बाइडेन पूरे जो माइनॉरिटी और मुख्यतः हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए बांग्लादेश पर, उसको कंडेम करते हुए नजर आए,
तो कहीं न कहीं ट्रंप जो है उसको हाइलाइट कर रहे हैं। पिछले 2020 से और 24 का जो हम अगर ट्रंप का कार्यकाल देखें बाइडेन का कार्यकाल अगर हम देखें, तो उसमें ये नज़र आता है कि कोविड भी उस दौरान आया और उस दौरान अमेरिका में काफ़ी सारे लोग मुख्यतः अमेरिकी सड़कों पर उतरे हुए थे और वो जितने भी प्रवासी लोग हैं, सिर्फ भारतीय नहीं, कई और देशों के लोगों को लेकर हेट स्पीच दी गई, यहाँ तक कि उनको देश छोड़ने की वकालत की गई, जिसमें चाइनीज़ के ऊपर तो मुख्यतः उन पर आक्रमण हुए अमेरिका में। यहाँ तक कि उस दौरान यानी उससे पहले हमने ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मुद्दे भी अमेरिका की राजनीति में देखे हैं और कई बार चाहे वो ओबामा रहे हों सत्ता में या कोई और, हर बार हम लोगों ने देखा है जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हिंदू मंदिरों को डिफेस कर दिया जाता है, वहाँ पे पेंट से लिख दिया जाता है कि हिंदुओं अमेरिका छोड़ो और इस तरीके की नीतियाँ अमेरिका की राजनीति में कई बार नज़र आती हैं, लेकिन अमेरिका जो है हर बार अपने देश में हो रहे मानवाधिकार के जो हनन है, जो कि बहुत रैम्पेंट है, उसको नज़रअंदाज करते हुए हमेशा चौधरी बनते हुए दूसरे देशों में इंटरफेयर करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन बाइडेन सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पे पूरी तरह से चुप रही। बल्कि अगर देखा जाए कमला हैरिस की बात की जाए या फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो वो थोड़े से रिलक्टेंट थे कश्मीर के मुद्दे पर जब मोदी सरकार ने धारा 370 को निरस्त किया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए तब भी बाइडेन जो थे वो भारतीय सरकार की आलोचना करते हुए नज़र आए। जब सीएए की बात हुई, तब भी कमला हैरिस ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए, तो मुझे लगता है इस तरह के कई इंसिडेंसेस हैं, जिसमें ट्रंप को ये लगता है कि जो बाइडेन रेजीम है या जो डेमोक्रेट्स हैं, वो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते हैं, जो कि अमेरिका की राजनीति को, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्योंकि ट्रंप ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, जिसमें उन्होंने इस्लाम जी का ज़िक्र भी किया और उन्होंने ये भी बोला कि इस्लाम जिस प्रकार से रेडिकलिज़्म फैला रहा है और कई लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो इन ताकतों के साथ खड़े होते हैं, उनको डेमोक्रेट्स का समर्थन भी प्राप्त होता है। लेकिन जो एक पॉजिटिव ग्रुप है, जो हमेशा अमेरिका की तरक्की को आगे लेके चलता है, उसको लेकर कभी भी बाइडेन ने कुछ पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया। इसी वजह से ही मुझे लगता है ट्रंप जी मुखर होकर सामने आए हैं, बोल रहे जी हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं, तो वो हिंदुओं को साथ लेकर चलेंगे। जी। जी इस पूरे दौर में आपको ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के पर्सनल इक्वेशंस और नरेंद्र मोदी की पर्सनल जर्नी भी ध्यान में देने लायक है? क्योंकि ओबामा के समय हमारे यहाँ के 64 सांसदों ने पत्र लिखा था, अगर मैं सही हूं तो, कि इनको अमेरिका में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। ओबामा प्रशासन ने भारत के बारे में समय समय पर बहुत सारे बयान भी दिए और एक वैसा भाव था कि जैसे कि अब किसी के हाथों से अगर हाथ फिसल रहा है आपका किसी दोस्त के हाथों से और आप उस पर नाराजगी जता रहे हैं, और अमेरिका दोस्त नहीं एक तरह से अपना उपनिवेश मानता था, जैसे वह पाकिस्तान को जो वो चाहता है उस हिसाब से होता था या बाकी देशों का, तो उसकी चाहत ये हमेशा से रही कि भारत भी वैसे ही चले। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का शासन आया, फिर जब वो अमेरिका गए, तो आज तो हालत ये है कि बाइडेन के शासन काल में वो राजकीय अतिथि बने और आज तक ये ऑनर शायद विरले ही किसी प्रधानमंत्री भारतीय को मिला है। और इसके बाद आप अभी ट्रंप के साथ देखिए, जो बार बार लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, माय डियर फ्रेंड मोदी, माय डियर फ्रेंड मोदी, और मेरे अच्छे दोस्त ट्रंप। तो ये केवल राजनीति है या हिंदू वोट इतने प्रभावशाली हो गए हैं अमेरिका में, या जब सॉफ्ट पावर के तौर पर अब अगर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं,
और वो अगर दीपावली की शुभकामना दे रहे हैं तो हमारे आपके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भाई वो हिंदू हैं आफ्टर ऑल, वो दिवाली मनाएंगे ही। लेकिन टिम कुक जब उनको देख के और वही चीज, वही शुभकामना फिर देते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अब जो ये जायंट्स हैं, पहले शायद हिंदुत्व को एक अजीब सी चीज, जो सपेरों का और कुलियों का देश था, और जो नेहरू से लेकर एंटोनियो माइनो तक की कोशिश रही कि हिंदुओं को दूसरी जाति का घृणित जीव एक तरह से वर्णित किया जाए, ये पूरी जो हमारी सरकारी पॉलिसी रही, उसके चेंज होने का कोई परिणाम आप देखते हैं? देखिए ये बिल्कुल सही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास देखा जाए, क्योंकि वो राजनीति में पिछले कई सालों से हैं। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम गुजरात में हुआ कि वहाँ पर गोधरा हुआ और उसके बाद गुजरात होता है। और भारत की जो राजनीति है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार कांग्रेस मनमोहन जी की सरकार ने हमेशा से ही हिंदुओं को आरोपित किया और हिंदू आतंकवाद जैसी चीज़ें या नैरेटिव भी फैलाने की कोशिश की, उसी का नतीजा था कि कई सारे सांसदों ने जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बाकायदा गुहार की कि इनको अमेरिका ना आने दिया जाए और अमेरिका की राजनीति और मुख्यतः डेमोक्रेट्स की राजनीति को ये सूट करता है कि एक ऐसी पार्टी इंडिया में काबिज रहे जो कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं कलंकित करती रहे। तो इसी वजह से एक सैडिस्टिक प्लेजर लेते हुए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस समय कई बार इस तरह की कोशिश की या मोदी की एंट्री को बैन करने की कोशिश की। हालाँकि मोदी जी ने उस समय कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। वो कभी उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है कि हमें अमेरिका जाना है, जबकि इस बड़े से बड़े बिज़नेसमैन उस ज़माने में भी अमेरिका के गुजरात आते थे और गुजरात में उनका मॉडल देख के इन्वेस्ट करते थे और उन वो भी उनकी कंपनियाँ छोटी से बड़ी भी बन गई, कई ऐसी अमेरिकी कंपनियाँ थीं। और वहीं से कहीं न कहीं धीरे-धीरे गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इतना फैला कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और जब प्रधानमंत्री बने तो ओबामा के सामने यही मुश्किल थी कि मेरे कार्यकाल के दौरान इस व्यक्ति को हम लोगों ने कहीं न कहीं इनके ऊपर बहुत आरोप मढ़ने की कोशिश की और इनके साथ मित्रवत संबंध नहीं बनाए, तो कहीं न कहीं ओबामा के सामने फुट इन द माउथ वाली सिचुएशन आ गई थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा ही है और उनकी डिप्लोमेसी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम होगी कि इन सारे इश्यूज़ के बाद भी उन्होंने चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए क्योंकि कांग्रेस ने उस समय भी भ्रम फैलाया कि एक ऐसे व्यक्ति सत्ता में आ गए हैं, भारत की विदेश नीति क्या ही करेगी या जिनको अमेरिका में हमने इतना बदनाम किया हुआ है कि अब अमेरिका के साथ भारत के संबंध कहाँ जाएँगे। लेकिन मोदी जी ने अपने डिप्लोमेसी का करिश्मा दिखाते हुए ओबामा बाकायदा भारत आए राजकीय सम्मान के साथ, उसके बाद मोदी जी भी गए और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होने के बाद चाहे ट्रंप आए हों या फिर से बाइडेन आए हों, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंधों ने नई ऊँचाइयाँ ही गढ़ी हैं और इसी वजह से हम क्वाड और कई और इंडो पैसिफिक अरेंजमेंट यहाँ तक कि G20 और सोलर अलायंस कई अलायंसों में अमेरिका हमारे साथ है और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे भारत जो है उनके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अगर चाइना को काउंटर करने की बात आती है। तो ये पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है और पिछले 10 सालों में प्रवासी भारतीयों में कॉन्फिडेंस एक अजीब ऊँचाई पर पहुँचा है। अब वो अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करते हैं, हिंदू कहने में गर्व महसूस करते हैं और इसी वजह से मोदी जी जहाँ-जहाँ विज़िट करते हैं प्रवासी भारतीय उनको सर आँखों पर बिठाते हैं और एक बड़े रॉकस्टार की तरह ट्रीट करते हैं। अभी हाल ही में बाइडेन के बुलावे पे वो वहाँ गए थे अमेरिका और वहाँ पे जिस तरह से न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी रैली हुई और ये पहली रैली नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका में कई बार चाहे ट्रंप की रेजिम में भी हो, जिसमें 1-2 बार ट्रंप ने भी शिरकत की थी और मोदी का करिश्मा देखकर उनकी फैन फॉलोइंग देख के प्रवासी भारतीयों में उन्होंने बोला था मोदी इज द बॉस
बॉस मोदी, इस तरह की कई चीजें सामने आई और न्यूयॉर्क में भी जो स्टेडियम है खचाखच भर गया, जो कि कई बार बड़े पॉप स्टार आने पर भी नहीं भरता है। तो मुझे लगता है ट्रंप इस बात को भली-भांति जानते हैं कि प्रवास हिंदुओं के बीच में, भारतीयों के बीच में मोदी एक रॉक स्टार है। अगर आप मोदी को बार-बार अपना अच्छा मित्र बताएँगे, तो हो सकता है या उनकी तारीफ करेंगे, तो हो सकता है कि भारतीय मूल के निवासियों को, हिंदुओं को वो पसंद आएगा और उनको ये लगेगा कि मोदी जी जिसके साथ हैं, हमें उनके साथ ही जाना चाहिए। इस तरीके का ऑरा ट्रंप कई बार दे चुके हैं, पहले भी उन्होंने दिया है। हालाँकि उस समय वो सत्ता से चले गए क्योंकि जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हुई ट्रंप के खिलाफ उस समय उनको सत्ता से बाहर करने की, वो भी किसी से छुपा नहीं है क्योंकि सत्ता के जो विरोधी हैं वो कहीं न कहीं लगे रहते हैं, चाहे भारत हो या अमेरिका हो। ये बात बिल्कुल सही है कि कमला हैरिस अभी सत्ता में है यानी सत्ता में है, वाइस प्रेसिडेंट बनकर बाइडेन है सत्ता में, लेकिन अभी राष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस को ही लाया गया है जो कि सीएए का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर, मुख्यतः हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसको भारत नागरिकता देना चाहता था, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। कमला हैरिस ने कई बार बोला कि मुसलमानों और क्रिश्चियनों पर भारत में अत्याचार हो रहे हैं और मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये झूठा नैरेटिव भी कमला हैरिस ने फैलाया। यहाँ तक कि जब कश्मीर की ऑटोनॉमी भी ले ली गई जिसकी वजह से वहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, गुज्जर, बकरवालों, वाल्मीकि समुदाय पर अत्याचार हो रहे थे, तब एक शब्द भी कमला हैरिस ने नहीं उठाया। लेकिन जब 370 को निरस्त कर दिया गया, 35A को हटा दिया गया, जिसमें इन दबे, पिछले, कुचले वर्गों को, महिलाओं को, हिंदुओं को समान स्तर पर लाकर रख दिया गया, तब वो भारत को क्रिटिसाइज़ करने के लिए खड़े होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों से मुझे लगता है अमेरिका अच्छे से वाकिफ़ है और आज का अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो कई डेमोक्रेट्स अचानक से खड़े हो गए हैं, वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है नतीजा बहुत जल्दी सबके सामने आएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि आज तक अमेरिका में एक भी महिला राष्ट्रपति खड़ी नहीं हो पाई है, चुनाव नहीं जीत पाई है और ये लोग मानवाधिकारों की बात करते हैं अमेरिका या महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। मुझे लगता है इनको पहले अपने गिरेबान में झाँक लेना चाहिए। ये बोलते हैं हम विश्व की सबसे पुरानी प्रजातंत्र है, वो भी गलत है। भारत सबसे पुराना और बड़ा प्रजातांत्रिक देश है जिसकी वजह से हमने तो बहुत पहले ही जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी वाले दिन ही ये तय कर लिया था कि हर महिला को 1947 में ही कि उनको वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन अमेरिका में 1965 में जाकर सारे पूरे देश की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। यहाँ तक कि जो ग्लोबल साउथ के देशों में श्रीलंका की बात करें तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री वहां से आती है और इस तरह की चीजें आपको कई बार अमेरिका की राजनीति में देखने को मिल जाएगी। इंदिरा गांधी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क में भी जी बेनजीर भुट्टो सामने आई। उसके पश्चात जी हम बांग्लादेश की राजनीति तो महिलाएं ही चला रही हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका को जी भारत से बहुत कुछ सीखे जाने की जरूरत है और जितनी जल्दी वो सीखेंगे उतना बांग्लादेश की अमेरिका की राजनीति के लिए अच्छा होगा। लेकिन जी वर्तमान में अच्छा यही होगा कि अमेरिका में एक ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के जी साथ-साथ विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर मुखर रहे और हिंदुत्व जी की बात करे। जी। जी और दर्शकों श्रोताओं, देखा आपने कि यह बात हमारे दिल के कितनी करीब है कि अमित जी ने एक आध बार आपको अपना स्थान परिवर्तन करके भी दिखा दिया। उनकी आवाज बीच में कम हो गई थी। बहरहाल, हम लोग इतने अ, प्रजातांत्रिक हैं कि कई बार हमारे शत्रु उसी का फायदा उठाकर कहते हैं कि हम तो एक देश ही नहीं है, देश हमें अंग्रेजों ने बनाया। जबकि महाभारत काल में हमारे 70 जनपद थे। जनपदों की जो परिस्थितियां थी, इसीलिए राष्ट्र में, देश में, सब में अंतर है। इस सब पर भी बात करेंगे अमित जी के साथ, लेकिन इस बार जो विषय था हमारा, हमने उसी पर बात की। आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं त्योहारी मौसम की। व्यालोक वाणी को अपना प्रेम और स्नेह देते रहें इसी तरह।
प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। जय श्री राम।